जादुई इडली मशीन। चंदनबाड़ी गांव में रामू अपनी माँ बिमला के साथ रहता था। दोनों का एक दूसरे के सिवाय कोई नहीं था। रामू की माँ बिमला बहुत अच्छी इडली बनाती थी और पास के शहर में जाकर बेच दिया करती थी। इसी से दोनों का गुजर बसर चल रहा था। उनकी इडलियां स्वाद होने के कारण एकदम बिक जाया करती थी। एक दिन रामू की माँ की तबीयत खराब हो गई। उसे बहुत तेज बुखार आ गया। बिमला ने इडली बनाने के बाद रामू से कहा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है बेटा, आज शहर जाकर तुम्हें ही इडली बेचनी होगी। हाँ माँ, आप आराम करो, मैं शहर जाकर इडली बेचूंगा। रामू इडलियां लेकर शहर की ओर चल पड़ता है। शहर जाकर जैसे ही रामू इडली बेचने लगता है, तभी उसे एक बुढ़िया नजर आती है जो सभी दुकानों में जा जाकर खाना मांग रही थी, लेकिन उसे कोई खाना दे नहीं रहा था। तब वो बुढ़िया रामू के पास आई और उसने रामू से कहा, अरे बेटा, बहुत भूखी हूँ, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, कुछ खाने को दे दे बेटा। हाँ हाँ माताजी, ये लीजिए, इडली खाइए। और रामू ने उस बुढ़िया को इडली दी। अब रोज बिमला इडलियां बनाती और रामू से शहर ले जाकर बेच देता, लेकिन साथ ही वो उस बुढ़िया को भी खाने को दिया करता था। एक दिन जब रामू शहर जाकर इडलियां बेच रहा था, तभी बहुत तेज तूफान आया और उसकी सारी इडलियां खराब हो गई। तूफान थम जाने के बाद रामू जोर जोर से रोने लगा। नहीं, मेरी सारी इडलियां खराब हो गईं। अब मैं क्या करूं? माँ की दवा के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? उसे रोता देख अचानक वो बुढ़िया वहाँ आई और उससे पूछने लगी, क्या हुआ बेटा, परेशान हो? रामू ने उसे सारी बात बताई। रामू की बात सुनते ही बुढ़िया ने उसे एक मशीन दी और कहा, लो बेटा, इस यंत्र से जितनी चाहो उतनी इडली निकाल सकते हो। इसमें कुछ मिलाने की जरूरत नहीं, ये अपने आप जितनी चाहो उतनी इडली तुम्हें देगी। आप कौन हैं? रामू के ऐसा पूछते ही वो बुढ़िया एक देवी में बदल गई और उसने रामू से कहा, मैं स्वर्ग लोक की देवी हूँ, धरती पर सबकी परीक्षा लेने के लिए आई थी। हर कोई पापी निकला, बस तुम ही मन के एकदम साफ निकले, इसीलिए ये तोहफा तुम्हारे लिए। रामू को आशीर्वाद देकर देवी माँ वहाँ से गायब हो गईं। जादुई इडली मशीन के कारण रामू का इडली का कारोबार काफी चल निकला और उसने शहर में एक बहुत बड़ा होटल खोल लिया। लेकिन उसने गरीबों की मदद करना नहीं छोड़ा, क्योंकि इसी सेवा के कारण ही तो उसे जादुई इडली की मशीन मिली थी। बिरयानी की खुशबू। एक गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। उस परिवार का मुखिया राजेंद्र था। राजेंद्र का एक बेटा और बहू थे। बेटा तो बहुत नालायक था, पर बहू बहुत ही समझदार थी। राजेंद्र एक चाय और समोसे का ठेला लगाता था और अपना घर चलाता था। उसका बेटा लल्लन तो बस इधर उधर घूमता ही रहता था। बेटा, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब सारा दिन अपने ठेले पर काम नहीं कर सकता। तुम अब शादीशुदा हो, तुम्हें मेरे व्यापार में अपना साथ देना चाहिए। नहीं पिताजी, मुझसे यह नहीं होगा, मैं तो सारा दिन एक जगह खड़ा नहीं रह सकता। मैं कल से आपके साथ ठेले पर जाऊंगी, आपकी मदद भी करूंगी। पर बेटा। मना मत कीजिए पिताजी, मुझे अपने साथ ले जाना मत भूलिए, मैं भी आपके बेटे की तरह हूँ। ठीक है बेटा, तुम कल मेरे साथ चलना। अगले दिन लल्लन की पत्नी ने सुबह सुबह उठकर थोड़ी बिरयानी बना ली और अपने ससुर के साथ चल दी। ये मेरी बहू है, आज से ये मेरी मदद करेगी, आपको गरम गरम समोसे खिलाएगी, ये बहुत गुणी है। राजेंद्र, आज मुझे बहुत भूख लगी है, क्या और कुछ भी है खाने को? वैसे कहीं से बिरयानी की खुशबू आ रही है। मैं थोड़ी बिरयानी लाई हूँ, क्या आप वो खाना पसंद करेंगे? हाँ हाँ, खिलाओ। अरे वाह, बहुत स्वादिष्ट बनी है।
रोज लाया करो, इसे खाने के लिए तो लाइन लग जाएगी। बेटी, ये काम अच्छा है, क्या कहती हो? हाँ पिताजी, इससे हमारी कमाई दुगनी हो जाएगी। कल से मैं ज्यादा बिरयानी बनाकर लाऊंगी। कुछ ही दिनों में उनका बिरयानी का कारोबार इतना बढ़ गया कि उन्होंने एक दुकान ले ली और उसे होटल बना लिया। पिताजी, आप दोनों ने इतनी मेहनत करके होटल बना लिया है। अब मैं भी इधर उधर घूमकर थक गया हूँ। आप कहें तो मैं आपके साथ मिलकर बिरयानी और चाय समोसे बेचूं? हाँ बेटा, बहू ने तो इस काम को इतना बढ़ा दिया कि अब हमें और लोग चाहिए जो हमारी मदद करें। अगर तुम भी हमारा साथ दोगे तो बहुत बढ़िया होगा। सीख, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर मेहनत किया जाए तो छोटा काम भी बड़ा हो सकता है। बड़ा मछली ट्रक। बबलू नाम का एक मछुआरा भोलापुर गांव में रहा करता था। वो बहुत ही लालची था। एक बार वो मछलियां पकड़ने के चक्कर में डूबते डूबते बचा। इसीलिए उसने अपने घर में ही एक छोटा सा तालाब बना दिया, जिसमें वह अपनी मछलियां पालता था और उन्हें बाजार में बेच दिया करता था। चलो अच्छा हुआ, सारी मछलियाँ बिक गई। अब और अंडे डालता हूँ तालाब में। कुछ समय बाद अच्छी अच्छी मछलियाँ बेचूंगा। बबलू अंडे डालकर चला जाता है, लेकिन कुछ दिनों बाद वह देखता है कि मछलियाँ बड़ी नहीं हुई और अंडे तो वैसे के वैसे ही पड़े हुए हैं। अरे यह क्या, एक हफ्ता हो गया अंडे वैसे के वैसे ही पड़े हैं। अब तक तो मछलियाँ निकल जानी चाहिए थी। मछलियाँ बड़ी ही नहीं हुई तो मैं बेचूंगा कैसे? क्या हुआ जी, इतनी चिंता में क्यों हो? तुम ही देखो ना, एक हफ्ता हो गया तालाब में अंडे डाले, अभी तक एक भी मछली बड़ी नहीं हुई। कैसे बेचूंगा, क्या कमाऊंगा मैं? यह तो बड़ी दुविधा हो गई जी। अच्छा, थोड़ा और इंतजार करो, मछलियाँ बड़ी हो जाएंगी। देखो तुमसे मिलने कौन आया है। सीता का भाई मनोज उन दोनों से मिलने आया था और बबलू की दुविधा के बारे में उसे पता चल जाता है। अरे जीजा जी, चिंता क्यों करते हो? मैं हूँ ना। मेरे पास एक खास दवाई है जिससे कुछ ही समय में मछलियाँ बड़ी हो जाएंगी और आप जल्दी से इन्हें बेच पाओगे। लेकिन हाँ, एक बात का ख्याल रखना, थोड़ी सी ही दवा डालना, वरना बड़ी तकलीफ में पड़ जाओगे। अरे वाह, तुमने तो मुझे बचा लिया। अब आप जल्दी ही ये दवाई इस्तेमाल कर लीजिए। बबलू उसी समय तालाब पर जाता है और लालच के चक्कर में सारी की सारी दवाई उसमें डाल देता है। मैं तो थोड़ी नहीं, सारी की सारी ही दवाई डाल देता हूँ। इससे जल्दी ही मछलियाँ बहुत बड़ी हो जाएंगी और मेरा फायदा ही फायदा। बबलू सारी दवाई तालाब में डाल देता है और अगले ही दिन सुबह देखता है कि मछलियाँ बड़ी हो जाती हैं। बबलू बहुत खुश हो जाता है और सारी मछलियों को अपनी गाड़ी में डाल बाजार में बेचने चला जाता है। पर एक मछली तालाब के कोने में रह जाती है और बड़ी होती रहती है। बबलू जब शाम को घर आता है तो अपनी पत्नी सीता को चिल्लाते हुए देखता है। बबलू, जल्दी आओ, देखो देखो इतनी बड़ी मछली, हे भगवान, ये कैसे हुआ? अरे कोई बचाओ। बबलू अपने तालाब में एक तालाब जितनी बड़ी मछली को देखता है और हैरान रह जाता है। अरे यह क्या, इतनी बड़ी मछली? लगता है उस दवा का असर है। इसको बेचकर तो खूब पैसे मिल जाएंगे, लेकिन इसे बाजार तक लेके कैसे जाऊं? बबलू फिर लालच में पड़ा। बड़ी मछली को बाजार तक ले जाने के लिए एक बड़ा ट्रक रेंट पर ले लिया। सभी गांव वाले हैरान रह जाते हैं। इतनी बड़ी मछली, इससे तो कितने लोगों के लिए पकवान बन सकते हैं। बबलू बड़ी मछली को बाजार में बेच देता है और घर आकर देखता है कि उसका तालाब तो मछली की वजह से बर्बाद हो चुका है। जितने पैसे में बड़ी मछली बिकी, उससे ज्यादा तो ट्रक का किराया लग जाता है। बबलू को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो खुद से वादा करता है कि अब कभी लालच नहीं करेगा। बांस चिकन बिरयानी वाला। वसीम और जमाल दो दोस्त थे। वो दोनों एक ही गांव के रहने वाले थे। एक ही साथ जंगल में बांस काटने के लिए जाते थे और रोज बांस लाकर बाजार में बेच दिया करते थे। वसीम भाई, आज हम दोनों जंगल के दूसरी तरफ नदी के उस पार जाएंगे। सुना है उधर बहुत बड़ी और लंबा बांस मिलता है। अच्छा जमाल, हम जा सकते हैं,
लेकिन अगर नदी में बहाव ज्यादा हो गया तो हम वापस नहीं आ सकेंगे। अरे वसीम भाई, उससे पहले ही हम आ जाएंगे ना। चलो चलो, जल्दी चलो। ऐसा सोचकर दोनों दोस्त नदी पार करके जंगल के उस पार चले जाते हैं। दोनों मिलकर ढेर सारे बांस काटते हैं। बड़े बड़े लंबे बांस के पेड़ थे, इसीलिए सारे बांस इकट्ठा कर लेते हैं। लेकिन कुछ ही देर में बारिश होने लगी और धीरे धीरे से नदी में पानी का बहाव बढ़ने लगा। जब जमाल और वसीम गांव जाने के लिए नदी के पास आए, भाई जमाल, अब देखो क्या हुआ। नदी में पानी बढ़ गया है। अब हम उस पार नहीं जा सकेंगे। हाँ भाई, हम एक काम करेंगे, बारिश रुकने तक यहीं पर रुकेंगे। लेकिन उस रात को बारिश रुकने की नाम ही नहीं लिया। दोनों एक पेड़ के नीचे जंगल में ही सो गए। जब दोनों सुबह उठे, नदी में पानी कम हो चुकी थी। जब दोनों गांव वापस आए तो ये देखकर चौंक जाते हैं कि उन दोनों का घर बारिश की वजह से टूट जाते हैं। अरे वसीम भाई, ये क्या हो गया। अब हमारे पास घर भी नहीं है और खाना पकाने के लिए सामान भी नहीं है। आज से हम क्या खाएंगे। तुम घबराओ मत जमाल, हमारे पास बांस है ना, हम उसी से काम चला लेंगे। जब दोनों बांस बेचने के लिए मार्केट गए, वहाँ पर भी तूफान और बारिश की वजह से सारे दुकान बंद थे। उन दोनों को क्या करना था समझ में नहीं आया। तभी वसीम ऐसा बोला, जमाल, हम एक काम करेंगे, हम इस बांस में बांस की बिरयानी बनाएंगे। घर में जो कुछ भी बचे चावल और सामान है ना, हम उसी से बिरयानी बनाकर खाएंगे। चलो। आइडिया आते ही जमाल और वसीम बांस की बिरयानी बनाने में लग जाते हैं। बांस में चावल, चिकन, मसाले डालकर आग पे सेकने लगे। कुछ देर के बाद जब बांस पूरी तरह जल गई, तब वसीम और जमाल बांस में से बिरयानी निकालकर खाते हैं। अरे वाह वसीम, बिरयानी तो स्वादिष्ट है, लाजवाब है। जमाल, मैंने बिरयानी बनाना मेरे दादा से सीखा है। वसीम भाई, वैसे भी बारिश की वजह से हम बांस बेच तो नहीं सकते, क्यों ना हम बांस का बिरयानी बनाकर बाजार में बेचें। ऐसा सोचे और तुरंत बाजार में एक बांस की बिरयानी बनाने वाली ठेले को खोलते हैं। उनका स्वादिष्ट बिरयानी बहुत फेमस हो जाती है। वहाँ पर खाने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे। अरे वाह भाई, आपका बांस की बिरयानी का तो जवाब ही नहीं है। कुछ ही महीनों में वसीम और जमाल मार्केट में अपना एक होटल भी खोलते हैं और खूब पैसे कमाने लगे। साइकिल जूस वाला। राम कुमार गांव से शहर अपनी पत्नी के साथ काम की तलाश में आता है। वो बहुत मेहनती था, इसलिए उसे एक जूस फैक्ट्री में काम मिल जाता है। राम कुमार बड़ी मेहनत और लगन से जूस फैक्ट्री में काम करने लगता है। जूस फैक्ट्री का मालिक बहुत अच्छा था। वो राम कुमार और उसकी मेहनत की हमेशा दाद दिया करता था। भाई राम कुमार, एक काम करो, ये पैसे जाके बैंक में जमा कराया ना, और उसके बाद आकर के ये जूस वाली मशीन भी देख लेना, ठीक है? जी सेठ जी, मैं सब देख लूँगा, आप फिक्र ना करें। धीरे धीरे राम कुमार फैक्ट्री का सारा काम समझ जाता है और वो अच्छा जूस बनाना भी सीख लेता है। देखो जी, आप इस तरह से पैदल जाते हो, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। इस बार तनख्वाह आने पर आप एक छोटी सी साइकिल क्यों नहीं ले लेते? एक दिन तनख्वाह मिलने पर राम कुमार की पत्नी ने राम कुमार से कहा, अच्छा, तो तनख्वाह मिल गई तो इस बार तो साइकिल ले ही लो। हाँ हाँ ठीक है सरला, मैं साइकिल ले लूँगा। और राम कुमार एक नई साइकिल लेकर आ जाता है और अब वो उसी साइकिल से घर से फैक्ट्री जाने लगता है। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक एक दुर्घटना में फैक्ट्री मालिक की मौत हो जाती है। सभी लोग बड़े दुखी होते हैं, लेकिन सबको असली दुख तो तब होता है जब फैक्ट्री मालिक का बेटा फैक्ट्री बंद करने की बात कहता है। देखो दोस्तों, आप लोगों ने पिताजी का बहुत साथ दिया और काफ़ी अच्छा काम भी किया है, लेकिन ये जूस की फैक्ट्री अब मैं बंद कर रहा हूँ क्योंकि मैं सब कुछ बेचकर विदेश जा रहा हूँ। आप लोगों के जितने पैसे बनते हैं उससे ज़्यादा पैसा देकर मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। और इस तरह वो सभी लोगों को जितने पैसे बनते हैं उतने देकर फैक्ट्री बंद कर देता है। राम कुमार बड़े दुखी मन से घर वापस आता है। उसे दुखी देखकर उसकी पत्नी पूछती है, अरे
क्या हुआ? आज आप जल्दी घर आ गए? बहुत परेशान नजर आते हो। बात क्या है? रामकुमार उसे सारी बात बताता है। रामकुमार की बात सुनकर उसकी पत्नी उससे कहती है, आप परेशान क्यों होते हैं? हमारे पास साइकिल है ना, और जूस भी आप कितना अच्छा बना लेते हैं। एक मशीन खरीद लेते हैं, उसे साइकिल पर लगाकर गली गली जाकर जूस बेचना। गर्मी का मौसम है, हर कोई खरीदेगा। मुझे पूरा विश्वास है सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप कोशिश तो करिए। रामकुमार वैसा ही करता है। वो अपनी साइकिल पर एक जूस बनाने की मशीन लगा लेता है और गली गली घर घर गांव गांव जाकर जूस बेचने लगता है। उसके बनाए जूस की सभी लोग तारीफ करते हैं। उसका काम चल निकलता है। वो साइकिल से एक दुकान और दुकान से जूस की एक फैक्ट्री बना लेता है और अपने सभी साथी कर्मचारियों को अपने साथ काम में रख लेता है। सभी लोग उसकी तारीफ करते हैं। अरे रामकुमार भैया, तुमने तो हम लोगों को एक नई जिंदगी दे दी है। साइकिल पे जूस बेच बेच कर ये फैक्ट्री खड़ी कर ली है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हम तुम्हारी मेहनत के आगे नतमस्तक हैं। अरे नहीं किशोर भैया, ये सब तो आप लोगों का साथ और आप लोगों के आशीर्वाद की वजह से है। मैं तो अपनी साइकिल का धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिसने मेरी गरीबी में मेरी मदद की और मुझे एक साइकिल जूस वाले से एक जूस फैक्ट्री का मालिक बना दिया। देखा, मैंने कहा था ना, हमें सफलता जरूर मिलेगी। सुंदरनगर में राम और श्याम नामक दो भाई अपनी माँ के साथ रहा करते थे। उन दोनों का कचौरी का कारोबार था। राम बहुत अच्छी कचौरी बनाया करता था और श्याम बहुत अच्छी सब्जी। राम ने घर में ही कचौरी बनाने की एक मशीन लगाई हुई थी। वो उसमें बड़ी खस्ता कचौरियाँ बनाता और श्याम बाजार में अपनी दुकान में सब्जी के साथ उन्हें बेचा करता था। दोनों का कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था। वे अपनी माँ के साथ बहुत खुश थे। राम की शादी हो जाने के बाद उनकी खुशियाँ और भी बढ़ जाती हैं। नई बहू के घर आने पर उनकी माँ राम से कहती है, बेटा, मैं तो चाहती हूँ कि अब बूढ़ी हो चुकी हूँ मैं। तुम और तुम्हारी पत्नी कारोबार संभालो और शाम को भी संभालो। ये सुनकर राम की पत्नी कहती है, क्यों नहीं माताजी? कुछ दिन तो सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन इतना कारोबार देखकर राम की पत्नी के मन में लालच आ जाता है। वो एक दिन राम से कहती है, अजी सुनते हो, सारा दिन कचौरियाँ बनाते हो आप, और ये शाम सिर्फ दुकान पर खड़ा होकर सारा मुनाफा ले लेता है। नहीं बिमला, ऐसा नहीं है। मुझे मेरे भाई और माँ पर पूरा भरोसा है। मैं सब समझती हूँ, माताजी भी इसी का साथ देती हैं। मैं तो कहती हूँ हमें अपना कचौरियों का काम अलग शुरू कर देना चाहिए, नहीं तो इनके गुलाम बनकर ही रह जाएंगे। अपनी पत्नी के बार बार कहने पर राम के मन में भी लालच आ जाता है और वो एक दिन अपनी माँ से कहता है, माँ बस बहुत हुआ, अब मैं खुद बाजार में कचौरी बेचा करूँगा। अरे अरे बेटा, ये तू कैसी बातें कर रहा है? माँ मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। मैं आज से श्याम को कचौरी नहीं दूंगा। अगर उसे बेचनी है तो खुद कचौरियाँ बनाकर बेचे। अपने भाई और माँ की बात सुनकर श्याम कहता है, भैया अगर तुम ऐसा चाहते हो तो कोई बात नहीं, आप खुद कचौरियाँ बेचो। ये लीजिए दुकान की चाबी। माँ चलो, हम कुछ और काम देख लेंगे। चलो शाम, हमें ही यहाँ से जाना चाहिए, चलो चलते हैं। ऐसा कहकर श्याम और उसकी माँ उनके दूसरे घर में रहने लगते हैं और राम और उसकी पत्नी दुकान में कचौरियाँ बेचने लगते हैं। और इधर माँ श्याम से कहती है, बेटा, ये मैंने कुछ पैसे जमा किए थे, बाजार से जाकर एक ठेला खरीद के ले आ, और हाँ, कुछ कचौरियों को बनाने का सामान भी ले आ। हम एक बार फिर से शुरुआत करते हैं। जी माताजी। श्याम ऐसा ही करता है। उसकी माँ कचौरियाँ बनाती है और श्याम सब्जी, और वो दोनों बाजार में कचौरियाँ बेचने लगते हैं। राम कचौरी बनाना तो जानता था, लेकिन वो ये भूल गया कि उसको सब्जी बनानी नहीं आती। घटिया सब्जी के साथ कचौरी बेचने के कारण उनके दुकान की बिक्री कम हो गई और इधर श्याम और उसकी माँ के हाथ की बनाई कचौरी और सब्जी धड़ाधड़ बिकने लगी। अब सभी लोग राम की दुकान से नहीं, श्याम की दुकान से कचौरियाँ खाने लगे। ये देखकर राम को अपनी गलती का एहसास हुआ। राम अपनी पत्नी को लेकर अपनी माँ के पास जाता है और उससे माफ़ी मांगता है। माँ मुझे माफ़ कर दो, भाई श्याम घर वापस चलो। माताजी मुझे माफ कर दीजिए। राम की माँ उसे माफ़ कर देती है। श्याम और माँ दोनों वापस घर आ जाते हैं और फिर से पहले की तरह काम करने लगते हैं और वो सभी फिर से खुशहाली से रहने लगते हैं।